नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरु एकेडमी के एक और सेशन में। देखिए, आज है 17 नवंबर 2024 और आज के सभी महत्वपूर्ण 11 करंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और देखिए, आज के सभी करंट अफेयर आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और साथ में बता दूं, आप इस वीडियो की जो पीडीएफ है इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस को हम मनाते हैं 16 नवंबर को हर साल। और देखिए, 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इस दिवस की आधिकारिक घोषणा की गई थी कि अब हर साल 16 नवंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, जिसको अंग्रेजी में हम इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस कहते हैं, इसको मनाया जाएगा। और देखिए, इसका जो आधार था ये था 1995 में यूनेस्को के द्वारा अपनाई गई सहिष्णुता के सिद्धांतों की घोषणा। तो याद रखिएगा, 16 नवंबर को हम इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के रूप में मनाते हैं। और अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस अभिनेता की फिल्म द फेवल ने 38वें लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। देखिए, एक अभिनेता हमारे हैं मनोज बाजपेयी, जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और इनकी फिल्में काफ़ी जो है एक तरीके से दमदार होती हैं, बहुत ही अच्छा अभिनय करते हैं। इनकी अभी हाल ही में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था द फेवल, ठीक है। इसको अभी हाल ही में 38वें लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। देखिए, इस फिल्म का निर्देशन किया है राम रेड्डी ने। और राम रेड्डी के द्वारा निर्दिष्ट इस फिल्म में मैजिकल रियलिज्म श्रेणी में ये पुरस्कार जीता है। और देखिए, बता दें आपको कि इस फिल्म को अपनी अनोखी कहानी और जादुई यथार्थवाद यानी कि मैजिकल रियलिज्म के प्रभावशाली चित्रण के लिए जो है सराहा गया है, और इसी के लिए इस श्रेणी में इसको ये पुरस्कार मिला है। देखिए, जो प्रतियोगिता की जूरी थी इसने इस मनमोहक और पुरानी कहानियों को समर्पित इसको जो है एक काव्यात्मक फिल्म बताया। और एक खास बात और, देखिए, जो ये फिल्म है द फेबल ने इससे पहले 2024 के मामी मुंबई फिल्म फेस्टिवल में जो है जूरी पुरस्कार जीता था, यानी कि स्पेशल जूरी प्राइज जीता था। तो अभी नोट कर लीजिए दिमाग में कि मनोज वाजपेयी की फिल्म है द फेबल, और इसको 38वें लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। और इसको ये पुरस्कार मिला है मैजिकल रियलिज्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। और इसके जो निर्देशक है इनका नाम है राम रेड्डी। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने भारतीय टेनिस से संन्यास ले लिया। देखिए, भारत के बहुत ही उम्दा खिलाड़ी थे जिनका नाम था प्रजनेश गुणेश्वरन। इन्होंने भी हाल ही में टेनिस से संन्यास ले लिया है। अब ये टेनिस मैच नहीं खेलेंगे, इंटरनेशनल और नेशनल दोनों ही। और इनका जन्म हुआ था चेन्नई में। और इस खिलाड़ी यानी कि जो आपके प्रजनेश गुणेश्वरन है, इन्होंने 2018 जकार्ता एशियाई खेलों में सिंगल्स में कांस्य पदक जीता था। और इन्होंने 4 ग्रैंड स्लैम, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 सहित 2020 सहित में जो है खेला था। और इनके बारे में और ख़ास बात यह है कि 2019 में वर्ल्ड नंबर 75 की व्यक्तिगत एटीपी रैंकिंग इन्होंने हासिल की थी, यानी कि 2019 में ये दुनिया के 75वें सबसे बेस्ट जो है एटीपी रैंकिंग में जो है ये शामिल हुए थे। और 2019 में इंडियन वेल्स मास्टर्स के दौरान जॉर्जिया के वर्ल्ड नंबर 18, जिनका नाम है निकोलोज बासिलाशविली, ठीक है, तो इनको हराया था, जो इनके करियर की सबसे बड़ी जीत थी। तो ये प्रजनेश गुणेश्वरन के बारे में विशेष चीज़ें थी, इनको नोट कर लीजिएगा। बाकी याद रखिएगा, ये टेनिस प्लेयर थे और इन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल टेनिस से जो है संन्यास ले लिया है। चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस चौराहे का नाम बदलकर भगवान बिरसा मुंडा चौक रखा गया। देखिए, ऐसे प्रश्नों की एग्जाम में भरमार रहती है, खासतौर से जब से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है, क्योंकि बहुत सारी जगहों के इन्होंने नाम चेंज किए हैं और एग्ज़ाम में पूछा भी जाता रहा है कि किसका नाम क्या हुआ। तो अभी एक चौराहा है जिसका नाम है सराय काले खां चौक, जो कि दिल्ली में स्थित है। इसका नाम बदलकर भगवान बिरसा मुंडा चौक रख दिया गया। भगवान बिरसा मुंडा कौन है, इनके बारे में मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, तो कल का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। बिरसा मुंडा के बारे में बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं और एग्ज़ाम में पूछी भी गई हैं। देखिए, बिरसा मुंडा की हाल ही में 150वीं जयंती बनाई गई। इस पर केंद्रीय मंत्री जो मनोहर लाल खट्टर हैं, जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, इन्होंने सराय काले खां चौराहे का नाम बदल दिया और इसको बिरसा मुंडा चौक रख दिया।
इस चौराहे की बात करें तो ये सराय काले खां चौक जो है ये दिल्ली के पूर्व मध्य और उत्तरी क्षेत्रों को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण ट्रांजिट पॉइंट है। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम और दिल्ली के एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते हैं आपको याद है कि नहीं। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने मारबर्ग वायरस के प्रकोप की सूचना दी है। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका एक रवांडा देश है अफ्रीका का, यहाँ पर मारबर्ग वायरस का प्रकोप देखा गया और अभी हाल ही में यहाँ पर यानी कि रवांडा में 6 लोगों की इस वायरस के प्रकोप से मृत्यु हो गई। देखिए जो मारबर्ग वायरस रोग है यानी कि मारबर्ग वायरस डिजीज़ है जिसको शॉर्ट में एमवीडी नाम दिया गया है, ये एक दुर्लभ लेकिन गंभीर रक्तस्रावी बुखार है जो कि मनुष्यों और प्राइमेट्स को प्रभावित करता है। और देखिए जो आपका एमवीडी है इसका कारण मारबर्ग वायरस है जो कि इबोला वायरस के समान है। देखिए इबोला वायरस और मारबर्ग वायरस ये दोनों ही फिलोवायराइड परिवार से संबंधित है और इस वायरस की पहली पहचान 1967 में जर्मनी के मारबर्ग में हुई थी, तो इसीलिए इसका नाम मारबर्ग वायरस रख दिया गया जो कि संक्रमित हरे बंदरों से जुड़ी थी उस समय। देखिए एक खास बात और, जो अफ्रीकी फल चमगादड़ है यानी कि अफ्रीकन फ्रूट बैट है जिसको आप चमगादड़ आप कहते हैं यहाँ पे, तो एक वैरायटी इसकी है अफ्रीकन फ्रूट बैट, ठीक है, जो कि फलों के पेड़ों पर रहता है। तो ये चमगादड़ जो है इस वायरस का भंडारक मेजबान है और ये संचरण शरीर के तरल पदार्थों के मतलब इसके संचरण से शरीर के तरल पदार्थों यानी कि जो आपका ब्लड वगैरह ब्लड फ्लूइड वगैरह हो गया तो इसके सीधे संपर्क के माध्यम से होता है। और देखिए रवांडा की बात करें तो यहाँ की राजधानी है किगाली और यहाँ की करेंसी है रवांडन फ्रैंक। बाकी यहाँ पे अन्य चीज़ें हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप नोट कर सकते हैं रवांडा के बारे में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सी अंतरिक्ष संगठन ने उपग्रह विघटन घटना का अध्ययन करने के लिए ड्रैको मिशन की घोषणा की। तो देखिए जो आपका ड्रैको मिशन है इसके बारे में आपको अभी डिटेल में बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा एक एक पॉइंट क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी बस इतना जानिए कि जो आपका ड्रैको मिशन है तो इसको लॉन्च किया है किसने, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, जिसको शॉर्ट में आप ESA कहते हैं। तो अभी याद रखिएगा कि हाल ही में जो आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी है इसने उपग्रह विघटन घटना का अध्ययन करने के लिए ड्रैको मिशन की घोषणा की है। और ये मिशन कब लॉन्च होगा ये मैं आपको बता रहा हूँ, 2027 में इसको लॉन्च किया जाएगा। देखिए जो आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी है ये 2027 में ड्रैको यानी कि डिस्ट्रक्टिव रीएंट्री असेसमेंट कंटेनर ऑब्जेक्ट यानी कि ड्रैको नाम का जो है एक उपग्रह लॉन्च करेगा जिसका उद्देश्य पुनः प्रवेश के दौरान उपग्रह विघटन का अध्ययन करना है। देखिए ड्रैको का लक्ष्य उपग्रहों के टूटने के तरीके पर डेटा एकत्र करके अंतरिक्ष मलबे को कम करने में मदद करना है और ये मिशन पुनः प्रवेश के पर्यावरणीय प्रभाव का भी अध्ययन करेगा जिसमें वायुमंडल के साथ सामग्री की अंतःक्रियाएं शामिल हैं। और देखिए जो आपका ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है इसकी बात करें तो इसका मुख्यालय आपका है पेरिस फ्रांस में और इसकी स्थापना 30 मई 1975 को हुई थी। यूरोपीय देश जो आपके हैं उनके संगठन ने मिलकर इसको किया था, इसका स्थापना यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का। सातवां है कि जो आपका नमस्ते योजना है ये हाल ही में चर्चा में रहा, ये किस श्रमिक समूह से संबंधित है। तो नमस्ते योजना के बारे में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ क्योंकि योजनाएं कोई भी हो किसी भी राज्य सरकार की हो ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। तो देखिए नमस्ते योजना जो है ये आपका जो स्वच्छता श्रमिक है जो नालों की गटर की सफाई करते हैं ये उनसे संबंधित है, ठीक है। और भारतीय सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक जो आपके होते हैं तो उनके श्रमिकों का समर्थन करने के लिए सीवर सफाई को यांत्रिक बनाने के लिए नमस्ते कार्यक्रम शुरू किया है। आपने देखा होगा जो सीवर लाइन बिछी होती है शहरों में ये अंडरग्राउंड होती है और इसमें एक ऐसे चैम्बर होता है, इसमें जो आपके श्रमिक होते हैं अंदर घुस के सफाई करते हैं, जब कभी कभी उनकी जान चली जाती है। तो अब सरकार सोच रही है कि नहीं इसके अंदर अब कोई जाएगा नहीं, सीधे ये मशीनों से इसकी सफाई होगी, तो इसीलिए नमस्ते योजना को सरकार ने लॉन्च किया है। और देखिए 38,000 से अधिक श्रमिकों का प्रोफाइल बनाया गया है जिनमें 68.9% अनुसूचित जातियों के हैं और 14.7% अन्य पिछड़े वर्गों के हैं और 8.3% अनुसूचित जनजातियों से हैं।
जो कि नालों वालों की सफाई करते हैं, यानी कि स्वच्छता श्रमिक हैं। और देखिए इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि खतरनाक मैनुअल सफाई, यानी कि जो हाथों से सफाई होती है सीवर के अंदर घुस के, उसके कारण होने वाली मौतों को रोकना है, जिसमें 2019 से 2023 के बीच 370 मौतें दर्ज की गई हैं। यानी कि एक आंकड़ा यहाँ पे भी मिल गया आपको कि 2019 से 2023 के बीच में कुल 377 श्रमिकों की मौत हो गई नालों की सफाई के दौरान। तो अब ये मौतें नहीं होंगी, क्योंकि अब भारत सरकार ने नमस्ते योजना लॉन्च कर दिया है। अब इस सफाई के कार्यक्रम को यांत्रिक बना दिया जाएगा, यानी कि यंत्रों से साफ किया जाएगा, लोगों से साफ नहीं कराया जाएगा। आठवां है कि हाल के आंकड़ों के अनुसार किस देश का भारत के साथ व्यापार घाटा वित्तीय वर्ष 2024 में $100 बिलियन से अधिक हो गया। देखिए चीन के साथ हमारा जो व्यापार घाटा ये बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया? क्योंकि हम चीन से सामान तो मंगा रहे हैं, लेकिन चीन हमारा सामान नहीं खरीद रहा है। तो इसी अंतर को पाट नहीं पा रहा भारत, इसीलिए हमारा जो व्यापार घाटा है ये आपका जो है फाइनेंशियल ईयर 2024 में $100 बिलियन से अधिक हो गया है। तो आंकड़े क्या कहते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए हाल के आंकड़ों के अनुसार चीन वो देश है जिसका भारत के साथ व्यापार घाटा फाइनेंशियल ईयर 2024 में $100 बिलियन से अधिक हो गया है, जिससे ये भारत का सबसे बड़ा व्यापार घाटा साझेदार बन गया है। यानी कि चीन जो है ये भारत का सबसे बड़ा व्यापार घाटा साझेदार बन गया है। इसको नोट कर लीजिएगा पॉइंट को, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसका कारण क्या है? चीन से आयात का निर्यात की तुलना में काफ़ी अधिक होना, यानी कि आयात बहुत ज़्यादा हो रहा है चीन से, निर्यात कम हो रहा है चीन के साथ। और देखिए चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग है। चाइना के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग और ऑफिशियल लैंग्वेज चीन की है मंदारियन। नवा प्रश्न है कि हाल ही में नीति आयोग ने वुमन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म यानी कि WEP का पहला राज्य अध्याय किस राज्य में लॉन्च किया? तो देखिए जो आपका वुमन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म है, इसका पहला राज्य अध्याय जो है नीति आयोग ने तेलंगाना में लॉन्च किया है। देखिए नीति आयोग ने तेलंगाना में जो वुमन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म का पहला राज्य अध्याय लॉन्च किया है, इसे WE हब और राज्य सरकार के सहयोग से शुरू किया गया है। और ये प्लेटफॉर्म जो आपका है ये महिला उद्यमियों को वित्त और मेंटरशिप की कमी जैसी समस्याओं का समाधान करने में मदद करता है। और ये जो है डिजिटल स्किल्स, वित्तीय सेवाओं और बाजार से जुड़ाव पर केंद्रित है। और इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा 30,000 से अधिक महिला उद्यमी और 400 मेंटर्स हैं। देखिए जो आपका WE हब है यानी कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म हब है, ये राज्य में WEP से संबंधित गतिविधियों का नेतृत्व करेगा। 10वां प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने देसी यानी कि जो इंडिजिनस गायें होती हैं उनको राज्य माता गोमाता घोषित किया है? तो देखिए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की सभी देसी गायों को राज्य माता गोमाता का दर्जा दे दिया है। यानी कि अब इसको कोई भी काटेगा, खाएगा या फिर इसको नुकसान पहुंचाएगा तो उसको दंड दिया जाएगा। ठीक है। देखिए देसी गायों का दूध, गोबर और मूत्र आयुर्वेद, पंचगव्य उपचार और जैविक खेती में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इस कदम से इन क्षेत्रों में देसी गायों की महत्वपूर्ण भूमिका को आधिकारिक मान्यता मिली है। तो देसी गायों का जो कोई भी एक चीज़ हो, एक तरीके से कहा जाए, गोबर हो, चाहे उनका मूत्र हो, चाहे दूध हो, चाहे उनका घी हो, या फिर दूध से बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं वो बहुत ही यूज़फुल होते हैं, एक तरीके से अमृत के समान हैं। ठीक है। तो इसीलिए इस महत्व को बरकरार रखते हुए महाराष्ट्र की सरकार ने देसी गायों को राज्य माता गोमाता घोषित किया है। देखिए जो आपका देखिए भारत में लंबे समय से मांग चल रहा है कि गाय को राज्य माता घोषित किया जाए, लेकिन अभी ये सबसे पहले महाराष्ट्र सरकार ने किया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो महाराष्ट्र जो है इसकी बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? मुंबई है। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं एकनाथ शिंदे और गवर्नर यहाँ के हैं CP राधाकृष्णन। और यहाँ का जो ऑफिशियल बर्ड है आपका है येलो फुटेड ग्रीन पिजन। 11वां प्रश्न है कि बोडो नेफम और बोडो ओडला ये किन जिन्हें भौगोलिक संकेतक यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है अभी हाल ही में, ये किस राज्य से हैं? तो देखिए हम असम की बात करेंगे आज। अभी हाल ही में असम के कई सारे चीज़ों को जो है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, जिनमें दो चीज़ें हैं, बोडो नेफम और बोडो ओंडला। देखिए चेन्नई में भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री जो आपका है, इसने हाल ही में असम के कुल 8 उत्पादों, याद रखेगा टोटल 8 उत्पादों को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया है, जिनमें सबसे दो चर्चा में रहने वाले क्या हैं? बोडो नेफम और बोडो ओंडला। देखिए बोडो नेफम जो है ये किण्वित मछली का डिश है, यानी कि मछली का फर्मेंट किया गया एक डिश है, जिसे 2 से 3 महीने तक
अवायवीय यानी कि एनएरोबिकली रूप से तैयार किया जाता है। और जो दूसरा है बोडो ओंडला, ये चावल के आटे की करी है जिसे लहसुन और अदरक के साथ मसाला मिलाकर बनाया जाता है। तो बोडो ओंडला और बोडो नेफेम दोनों याद रखिएगा। इसके अलावा 6 अन्य उत्पाद जो हैं ये आपके हैं बोडो जोऊ ग्वान और मैब्रा जोऊ बिडवी। और अगला है आपका बोडो जोऊ गिशी और बोडो ग्वाहा और बोडो नजरी और बोडो अरुणई। तो इन सब के बारे में उतना मतलब खाली नाम याद कर लीजिए और टोटल संख्या याद करिए। 8 चीज़ों को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है असम में, जिनमें 2 सबसे चर्चा में है, बोडो नेफम और बोडो ओंडला। बोडो नेफम क्या है? एक किण्वित मछली का डिश है यानी कि फर्मेंटेड मछली का डिश है। और बोडो ओंडला क्या है? बोडो ओंडला जो है ये आपका लहसुन और अदरक के साथ मसाले के साथ मिलाया गया ये आपका चावल के आटे का करी है। ठीक है, करी आप खाए होंगे। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलेंगे कल के करंट अफेयर्स के साथ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा इसको शेयर जरूर करते रहिए। अब आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी और जल्द ही मैं आपका जो है पूरे 1 ईयर का जो वार्षिकांक का PDF है ये भी आपके लिए लेकर आऊँगा और वार्षिकांक का वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप बने रहिए चैनल पे। अब चूँकि देखिए मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, मतलब 2 साल में 2 बेबी हो गए ईश्वर की दया से। तो पहला बेबी और जब रोता था रात में तो दूसरा सोता था, दूसरा जब सोता था तो ये पहले के रोने कारण जग जाता था। तो दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा हो गया था कि रात भर ये दोनों जगाते थे। और वीडियो मैं 2 से 6 के बीच में बनाता हूँ, यानी कि 2 बजे रात में जगना पड़ता है। तो बहुत मेहनत का काम है। तो रात में जब बच्चे जगाएंगे तो बच्चों को संभालूँ या फिर जो है वीडियो बनाऊँ, तो इसीलिए वीडियो नहीं बना पा रहा था मैं। अभी क्या है कि मतलब बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं और मैंने सुधारा है सब कुछ, तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाना फिर से शुरू कर दिया। क्योंकि बहुत सारे डिमांड, बहुत सारा फ़ोन और बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे चैनल पे कि सर वीडियो कब बनाना कब शुरू करेंगे। तब आपकी क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी, टेंशन फ्री रहिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। क्लासेस आपकी अब बंद नहीं होने वाली है, ठीक है। और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि मुझे मतलब मेरा स्वास्थ्य सही रहे, सब कुछ ठीक रहे, मतलब बच्चे स्वस्थ रहें, ताकि मैं आपकी क्लासेस बंद ना करूं, ठीक है। तो आपकी क्लासेस नहीं बंद होगी, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, सबको बता दीजिए जो पुराने छात्र थे और पढ़ते रहिए। थैंक यू।